नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश गुजर मेरे YouTube चैनल KLG सर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सारांश और उसके सवाल कुछ पढ़े थे। आज हम कुछ बालकों की शिकायत थी कि प्रश्नावली 11 है आनुपातिक समरूपता वाली प्रश्नावली, उसमें जो प्रमेय है आनुपातिक, वो कई बालकों को समझ में नहीं आई। उनकी शिकायत ये थी कि हमारी प्रश्नावली के अंदर कुछ सवालों में इस अनुपात को अलग अलग तरीके से बताया जाता है, तो वो ये अनुपात किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, ये उनकी समस्या थी। तो आज हम उस प्रमेय को समझने की कोशिश करते हैं। उसमें अनुपातों को, भुजाओं के अनुपातों को कैसे कैसे दर्शाया जा सकता है, वो चीज। हालांकि हमारे कोर्स में इस प्रमेय को सिद्ध करना भी आएगा, लेकिन उसके लिए हम अलग वीडियो बना लेंगे। आज हम केवल यही वीडियो में पढ़ेंगे कि यह अनुपात किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो वो प्रमेय थी आनुपातिक प्रमेय, जिसको कहा जाता है किसी भी त्रिभुज समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, कोई सा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर किसी भी लिख देता हूँ कि किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर रेखा त्रिभुज के अंदर के भाग पर, आंतरिक भाग पर खींची जाए। समांतर रेखा तो बाहर भी खींच सकते हैं, लेकिन अंदर आनी चाहिए। तो किसी भी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह रेखा उस त्रिभुज की शेष दो भुजा, वह रेखा उस त्रिभुज की शेष दो रेखाओं को या शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान ये वो आनुपातिक किसी भी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर रेखा खींची जाए तो वह रेखा उस त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में करती है। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें BC के समांतर EF रेखा खींची गई है। समांतर कहते हैं ऐसी दो रेखा जो आगे बढ़ाने पर, चाहे उसको इधर बढ़ाओ, चाहे इधर बढ़ाओ, चाहे इधर बढ़ाओ, किधर भी बढ़ाओ, तो वो आपस में प्रतिच्छेद नहीं होनी चाहिए, कभी आपस में कटनी नहीं चाहिए, अर्थात उनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। यहाँ पर ने बीच की दूरी नापी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी बीच में 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, या आपस में दोनों रेखाएं कटनी नहीं चाहिए। तो ऐसे अपन किसी भी त्रिभुज के अंदर के भाग पर एक भुजा के समांतर रेखा एक खींचती, इसके समांतर रेखा, तो यह रेखा जो अपन समांतर रेखा खींच रहे हैं अंदर, यह रेखा उस त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को, यानी AB रेखा को और AC रेखा को समान अनुपात में विभाजित करती है ये रेखा। लेकिन ये समान अनुपात में विभाजित जब करेगी जब EF समांतर BC। तो यानी सवाल में यदि दिया हुआ है कि EF समांतर BC, तो समान अनुपात में विभाजित करेगा। जैसे ये BC समांतर EF है, तो ये AB रेखा को E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो E बिंदु पर काट रही है, तो E बिंदु पर काटने से हमें दो खंड प्राप्त हो गए, एक तो AE प्राप्त हो गया, एक BE प्राप्त हो गया। तो इन खंडों को, इन भागों को आप जो बटा में लिखोगे, तो बटा में लिखने के बाद में जो मान प्राप्त होगा वही इधर वाले खंडों का प्राप्त होगा, अर्थात ये अनुपात इन अनुपातों के समान आएगा। अर्थात जैसे हम लिखें AE बटा D इस अनुपात को, तो इधर AF बटा
और ये बराबर आएगा, ये बराबर माना जाएगा क्योंकि समांतर एक भुजा की समांतर रेखा खींची गई तो ये रेखा इसके बीच की एक ही रेखा और ऐसी रेखा को समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात ए बटा बी बराबर रहेगा ए बटा सी। इस तरीके से। हाँ, इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, नीचे से भी लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखें, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बी बटा ए, अर्थात नीचे से लिख रहे हैं तो इसको भी फिर नीचे से लिखें, सी बटा। यदि ये अनुपात इसके बराबर आ रहा है तो ये अनुपात भी इसके बराबर है, तो ये और ये एक ही बात, वो लिख दो, चाहिए लिख दो, एक ही बात। हाँ, गलत तब होता है कि जब हम इस अनुपात को ऊपर से लिख रहे हैं ए बटा बी, और जब इधर वाले अनुपात को लिखने का नंबर आया तो हम नीचे से लिख रहे हैं, ये गलत है। ऊपर से लिख रहे हैं तो इसको भी ऊपर से ही लिखें, नीचे से लिख रहे हैं तो इसको भी नीचे से लिखें, इस बात का विशेष ध्यान। और ये अनुपात एक अलग तरीका भी है इसको दर्शाने कि जरूरी नहीं है कि ऐसे ही दर्शाएं या समांतर हो जाएगा तो केवल सिर्फ ऐसा ही होगा, नहीं जरूरी नहीं, ऐसा भी होगा ऐसा भी होगा। और कभी कभी क्या करता है हमारा सवाल ए बटा बी न दे करके ए बटा ए भी दे देता है आर पार की, तो फिर इधर भी अपन को आर पार की ऐसी नहीं, अर्थात ए बटा, तो इधर भी फिर आपको एफ बटा ऐसे मिलेगा, तो ये सब अनुपात एक ही है। हाँ, इनको सिद्ध कर सकते हैं बड़ा आसानी से, यदि EF समांतर BC दिया हुआ है तो ऐसा भी सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा भी सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा भी सिद्ध कर सकते हैं, तो करेंगे ये एक वीडियो, एक अलग वीडियो बनाएंगे अपन, उसमें सिद्ध करेंगे। फिलहाल तो केवल बालकों की शिकायत ये थी कि भाई ये अनुपात हमारे समझ में नहीं आता, क्योंकि कई सवालों में तो EF समांतर BC दे करके और ऐसा अनुपात पूछता है, कभी ऐसा पूछता है, कभी ऐसा पूछता है, तो लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि समांतर होने से तो सिर्फ शायद ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, कैसे आएगा। तो ये सब एक ही बात है, पर्यायवाची बात। तो आशा करता हूँ आपके बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और ये इससे सवाल, हमारे सवालों में ये क्या काम आता है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं हमारे सवालों में। EF समांतर BC बता करके कल्पना करो इसकी लंबाई दे दी 7 से, इसकी लंबाई दे दी 8 से, इधर की लंबाई दे दी 11 से। अब ये लंबाई हमसे तो हम ये ऐसे किसी भी भाग की, किसी भी रेखा के खंड की और लंबाई इस अनुपात को ज्ञात कर, CF की लंबाई आप ज्ञात कर रहे हैं तो CF लिखा हुआ है तो इस अनुपात में जमा लो आप, इससे भी आ जाएगी। CF की लंबाई, इसमें भी CF लिखा हुआ है तो इस अनुपात से भी आ जाएगी। CF इसमें नहीं है लेकिन इसमें ऐसे आ, तो ऐसे की जो लंबाई आएगी इसमें से तो अपन 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर कम कर देंगे, CF क्या जाएगी। तो किसी भी अनुपात से जमा करके अपन आसानी से ज्ञात कर सकते। तो ये अनुपात हमारे इस तरीके से रेखाओं की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि कुछ ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये कुछ भी पूछ सकता है, तो हम आसानी से इन अनुपातिक प्रश्नों के माध्यम से आशा करता हूँ आपके